Hey aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। भाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं NCERT हाइलाइट्स, मतलब जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो कवर किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसी से NCERT की कुछ चुनिंदा लाइंस हैं भाई जो कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, या फिर एक आप समझ लो कि चैप्टर तो हमने पढ़ लिया लेकिन एक उसकी समरी, सिर्फ जो जो चीजें छूट गई हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ज्यादा नहीं स्ट्रेस जिन पर करना, तो वो सारी चीजें हमने मतलब मिला करके इस लेक्चर में कवर कर ली हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो को देखेंगे। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे के सारे इंक्लूडेड रहेंगे, साथ ही साथ आपका क्या रहेगा भाई, एनसीईआरटी की लाइंस। ठीक है, इन जनरल हम मेन फोकस उसी पर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं आपके साथ नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूं। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो सबसे पहली चीज है आपको मिलती है। ठीक है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेक्चर फॉर्म में आपको मिल जाते हैं हर चैप्टर के हर टॉपिक के लिए। क्लियर है? सेकेंड चीज आपको जो मिलती है वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पीडीएफ के फॉर्मेट में, साथ ही साथ इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं, है ना। और ये डीपीपीस क्यों दी जाती हैं आपको, ताकि आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर काम कर सकें। पढ़ तो लिया है लेकिन क्वेश्चन में उस चीज को कैसे लगाना है वो चीज आप सीख सकें। ठीक है, चलो अगली चीज है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियोस, इनकी सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस जो रेगुलरली टाइम्ड रहते हैं, इंटरैक्टिव सेशंस या चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सेशंस आपके साथ कर लेते हैं, जिसमें आप अपने डाउट्स हम तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलो फिर रहेगा गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जाम, चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, ये सारी की सारी चीजें आपके एनसीईआरटी हाइलाइट्स या फिर नीट मॉड्यूल का हिस्सा है, और एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी हमें किसी का पार्ट समझते हैं। चलो ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे भाई लेक्चर के साथ में। और अब देखो यहां पर इस तरह से हमने कुछ क्लिपिंग्स ले ली हैं, है ना, जो आपकी बुक है उसमें से कुछ क्लिपिंग्स ले ली हैं, और उनको अब हम स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक तरह से आप समझ लो कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, और बेसिक जो फॉर्मेट है, बेसिक जो चीजें हैं वो तो हमने लेक्चर्स में कवर कर ही ली है। ठीक है, तो चलो ओके, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। सबसे पहली चीज, पॉसिबल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट भाई है इन ड्रग्स के नाम। मतलब ये हो गया केमिस्ट्री का एप्लीकेशन पार्ट ना, कि लग कहां पर रही है, असल में दिख कहां पर रही है। तो एनसीईआरटी में इन्होंने बहुत स्ट्रेस किया है सिस्प्लैटिन और टैक्सोल पर। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, ये दो ड्रग्स हैं, इन पर इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेस किया है। एक और ड्रग है भाई, वो है AZT, अजाइडोथाइमिडीन, AZT। ठीक है, तो ये तीन जो ड्रग्स हैं जिनके नाम आपको दिख रहे हैं एनसीईआरटी में लिखे हैं, क्या बोला है इन्होंने, सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताएं, सब पढ़ चुके हैं, सबको एक एक चीज पता है, सिस्प्लैटिन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आती है या इफेक्टिव है, सिमिलरली टैक्सोल एंड AZT। चलिए, तो ये जो सिस्प्लैटिन है एंड टैक्सोल है, ये इफेक्टिव है कैंसर थेरेपी में। मतलब ये जो दोनों है हमारी, ये इफेक्टिव है कैंसर थेरेपी में। ओके, कैंसर थेरेपी। द ड्रग AZT is used for helping AIDS patients, और A for AIDS, A for AZT। ठीक है, यहां पर AZT का काम क्या है, किस रोल में फंक्शनल है, एड्स पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, चलो, तो ये एक हमारी कह सकते हैं चुनिंदा लाइन हो गई एनसीईआरटी से, जहां से क्वेश्चंस देखे गए हैं भाई। ओके, चलो, तो इसको लर्न रखेंगे, याद रखेंगे ये बातें। अगली चीज देखते हैं, अब आता है मैटर। अब मैटर इज द थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, या ऐसी चीजें हम नहीं बोलने वाली, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे से पता है हमें।
सीधी चीज हम देख लेते हैं, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। सबसे पहला क्या है? प्योर सब्सटेंस। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्लासिफिकेशन है भाई आपका मिक्सचर्स। ओके, एक तो मैटर हो गया प्योर फॉर्म में, दूसरा हो गया मिक्स्ड फॉर्म में। अब उसको भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया था। कैसे? मिक्सचर्स को क्लासिफाई किया था होमोजीनस और हेट्रोजीनस में, और प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, है ना? यही क्लासिफिकेशन था। अब चलिए एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एलिमेंट्स के केस में हम क्या बोलेंगे भाई? पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल वही एलिमेंट्स की बात हो रही है, और वो अपने फॉर्म में प्योर हैं, है ना? उसमें केवल सेम टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं। एलिमेंट्स में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है? सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। वही कंपाउंड की अगर बात आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? तो एटम्स अलग होंगे, है ना? एज दो एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। यहां पर अगर एलिमेंट की बात मैंने बोली है तो मान लो गोल्ड एटम ले लिया, ठीक है, या गोल्ड एलिमेंट, सिल्वर ले लिया आपने, गोल्ड ले लिया, सिंबल AU, है ना? इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक्सक्लूसिवली किसके एटम्स प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के, राइट? सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। इसीलिए भाई ये जो है प्योर सब्सटेंस में आता है, इसीलिए प्योर सब्सटेंसेस में आता है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में हमने डिवीजन किया है ना, तो यहां पर प्योर सब्सटेंस में इसीलिए एलिमेंट्स को काउंट करते हैं क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है इतनी चीज? अब बात आती है कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स के केस में क्या बोलते हैं कि भाई दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं। मतलब एटम्स क्या सेम टाइप के प्रेजेंट है? नहीं, एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप आर प्रेजेंट, ठीक है? एटम्स डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट हैं इसमें। अब ये भाई जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं कंपाउंड के, तो कितने सारे एग्जांपल्स हैं। वाटर इज अ कंपाउंड, सबसे इजी। कंपाउंड की बात करते हैं कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो वाटर ले लो। अब वाटर में भाई दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हो गई बात अप्रूव कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके हमें वाटर मॉलिक्यूल दे रहे हैं। एक एटम हो गया या एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, एक एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप आर प्रेजेंट, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो भाई इसीलिए हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया है। और अब जब इन कंपाउंड्स की भी बात आती है ना, तो ये जो रेशियो होती है ये रेशियो फिक्स्ड रहती है। अब इसमें केवल और केवल H2O के ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। आप कोई और कंपाउंड ले लो, उसमें भी एक्सेप्शनली, मतलब उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, यहाँ पर वाटर है, एक कंपाउंड है, आप कोई दूसरा भी कंपाउंड ले लो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं जिस रेशियो में कंबाइन करें वही थ्रू आउट आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इसीलिए इनको हमने प्योर सब्सटेंसेस में गिना है। अब जब बात आती है भाई मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, है ना? होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जिसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है थ्रू आउट, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनस मिक्सचर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या बात आती है? सी, होमोजीनस मिक्सचर्स इसमें बात आती है सेम कंपोजिशन
थ्रू आउट। और हेट्रोजीनस की बात आती है तो भाई कॉम्पोजिशन कैसी देखने मिलती है? डिफरेंट। डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। अब होमोजीनस मिक्सचर के केस में क्या होता है कि आप देखोगे कि दो कंपाउंड स्पीशीज मिल रही हैं। मतलब या तो आप एक काम करो, होमोजीनस मिक्सचर के केस में क्या कर लो, ये आपका एक टम्बलर है या बीकर आप बोल लो, इसमें आपने लिया है वाटर। क्या ले लिया है भाई? वाटर ले लिया है। और वाटर में आपने ग्लूकोज मिला दिया है। वाटर में ये आपने क्या कर दिया है? ग्लूकोज मिला दिया है। ठीक है, तो अब खुद से सोचो, होमोजीनस मिक्सचर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं प्योर सब्सटेंसेस को मिलाकर बनने वाले, मेड आउट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब जैसे वाटर हो गया, वाटर अपने आप में एक कंपाउंड है और वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली ग्लूकोज अपने आप में एक कंपाउंड है और वो भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। जब दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया तो हमें मिल गया मिक्सचर। अब क्योंकि ग्लूकोज वाटर में मिक्स हो जाता है यूनिफॉर्मली, तो हमें चाहे हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब चाहे आप यहां से उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेस्ट करो या यहां से टेस्ट करो या यहां से टेस्ट करो, आपको कॉम्पोजिशन सेम मिलने वाली है, सेम कॉम्पोजिशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स बनते कैसे हैं? जब प्योर सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस आकर मिल जाते हैं तो हमें मिक्सचर्स मिलते हैं। होमोजीनियस में कंपोजिशन सेम रहेगी, हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन डिफरेंट रहेगी। अब हेट्रोजीनियस का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे सॉइल प्रोफाइल जैसे होता है ना भाई, वो एक सॉइल प्रोफाइल में क्या दिखता है हमें? चीजें हैं वो मिक्स्ड हैं लेकिन यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, है ना। अब यहाँ पर देख लो, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की अगर बात करते हैं तो मान लो मैंने वाटर लिया है बीकर में, ठीक है, वाटर ले लिया है, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्या? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट ने क्या कर दिया भाई? कॉपर सल्फेट सॉल्ट या मान लो ऐड कर दिया, तो ये सोल्यूशन पूरा ब्लू हो गया, यूनिफॉर्मली ब्लू हो गया। अभी तो ये होमोजीनस मिक्सचर है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें सैंड ऐड किया और चॉक पाउडर भी ऐड कर दिया, इतने सारे कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा? फिर ये हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि फिर सैंड तो भाई नीचे सेटल हो गई, है ना। चॉक पाउडर के कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऊपर हैं, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे हैं, तो जो कॉम्पोजिशन है ना वो यूनिफॉर्म नहीं मिलती, यहां से अलग मिलेगी, यहां से अलग मिलेगी। ठीक है, तो दो चीजें या दो हमने टर्म्स देख लिए, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। क्लियर है ये चीज? चलो अब आगे देखते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस ये पिक्चर थी एनसीईआरटी में तो आई हैव टेकन इट फॉर यू। देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स, हाइड्रोजन वी हैव, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ये तो अलग अलग एलिमेंट्स की बात हो गई। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो गई। अब जब ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट कंबाइन करता है, मतलब सेम एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, तो जो हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है, सिमिलरली यहां पर भी सेम एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहा है और एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स, यहां पर जो हमें मॉलिक्यूल मिल रहा है बेटा, ये कैसा है? होमो स्पीशीज। ठीक है, ये कैसा है? होमो स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, सुना है ना होमो, लाइक आपने सुना होगा कभी होमो मॉलिक्यूलर स्पीशीज, हेट्रोमॉलिक्यूलर स्पीशीज, तो ये होमो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है। आप इसको होमो मॉलिक्यूलर स्पीशीज भी बोल सकते हो। होमो मॉलिक्यूलर स्पीशीज भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर हाइड्रोजन है,
यहां तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बना रहे हैं, यहां पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं भाई ये 2:1 में, तो हमें क्या मिल रहा है, वाटर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेट्रोमॉलिक्यूल। क्यों हो गया ये हेट्रोमॉलिक्यूलर स्पीशीज या हेट्रोमॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें जो हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट है। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था यहां से समझाने का। बाकी चलिए अब आ जाते हैं हम SI यूनिट्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कुछ चुनिंदा यूनिट्स हैं जिनसे हमारे डिराइव्ड यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनसे आगे जाकर के हमारे डिराइव्ड यूनिट्स बन जाएंगे। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या क्या है भाई बेस फिजिकल क्वांटिटी में, एक तो लेंथ है, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर, और लुमिनस इंटेंसिटी बहुत कम यूज होता है। ठीक है, चलो लेंथ की बात करें तो सिंबल क्वांटिटी का क्या है, स्मॉल l। सिमिलरली मास का क्या है, स्मॉल m है। सिमिलरली टाइम का क्या है, स्मॉल t है। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का कैपिटल T है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है भाई, I है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is luminous intensity, sorry, amount of substance is mole, that is represented as n, and luminous intensity is this। ठीक है, चलो SI यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर, यस, मास का किलोग्राम। SI मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है ना, बाकी सब्सिडरी यूनिट्स भी होते हैं लेकिन यहां पर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स देखते हैं। टाइम का सेकंड है, अब टाइम तो आवर्स मिनट्स में भी मेजर करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। सिमिलरली करंट का क्या है, एम्पियर है। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा यहां तक, अगर आप एनसीईआरटी हाइलाइट्स में यहां तक आए हो तो आपको पता है कि आगे हमने मोल कितना डाइवर्सली यूज किया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो ओके, अब सिंबल्स आप देख लो, सिंबल्स तो इजी हैं। चलिए फिर आता है भाई जो प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं, है ना, इसमें क्या क्या है देखो। फेम्टो का पावर है 10⁻⁻15, पीको के लिए 10⁻⁻12। मतलब अगर 1 मीटर की बात करें इसमें कितने, या आप सोच लो कि 1 पिकोमीटर में हाउ मेनी मीटर्स डू वी हैव, ये स्मॉलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, 1 पिकोमीटर हैज 10⁻⁻12 मीटर्स। सिमिलरली फेम्टो की बात करेंगे, 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। नैनो की बात करेंगे, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स। ओके, फिर आता है आपका माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स। सिमिलरली 1 मिलीमीटर, 1 mm में कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻³ मीटर्स। ओके, बाकी सेंटी, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर्स होंगे। ओके, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। डेसी में कितना होगा भाई, 1 डेसीमीटर इट इज 10⁻⁻1 मीटर। ओके, क्लियर है इतनी चीज। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर्स, 1 फेम्टोमीटर इज 10⁻⁻15 मीटर्स, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर्स, माइक्रोमीटर में -6 आएगा पावर, मिलीमीटर में -3 आएगा, सेंटीमीटर में -2 आएगा। ओके, एंड डेसीमीटर में -1। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, फिर इसी के चलते हमने कुछ कन्वर्जन्स देखे थे, वो कन्वर्जन्स आई होप कि आपको याद हैं अच्छे से। देखो यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml तो हमें पता है, लेकिन 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैसे होता है। 1 डेसीमीटर, देखो ये जो सीरीज है हमारी जिसमें क्या होता है भाई, किलोमीटर सबसे पहले आता है, फिर हेक्टोमीटर आता है, फिर डेकामीटर आता है, फिर मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, मिलीमीटर आता है ना।
ये हमारा पूरा कन्वर्जन का सीरीज है। सबसे पहले किलोमीटर या किलो, देन हेक्टो, देन डेका, देन मीटर, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब क्या यहां से देखेंगे कि जब इस तरफ हम जाते हैं ना सीरीज में, इस तरफ जाते जाते हैं तो इंटू 10 होता जाता है। अब सबसे इजी एग्जांपल आप इसका ये ले लो कि मीटर से सेंटीमीटर अगर आपको जाना है, क्या बोला मैंने, मीटर से सेंटीमीटर अगर आपको जाना है तो एक जंप में तो इंटू 10 होगा, दूसरी जंप में भी इंटू 10 होगा, तो ये टोटल कितना हो गया, इंटू 10 हो गया इंटू 100। टोटल कितना हो गया, इंटू 100 हो गया। मतलब कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यही होता है। तो बेसिक है, इस तरफ जाएंगे तो इंटू 10 होता जाएगा। अगर आप बोलो मैम 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, देख लो, चेक कर लो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स। एक जंप लगेगी, 2 जंप लगेगी, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, 6 जंप, भाई 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर्स, इतने मिलीमीटर्स होंगे 1 किलोमीटर में। क्लियर है। सिमिलरली अगर आप ऐसे पीछे पीछे आते जाओगे, यहां से यहां, यहां से यहां, या फिर यहां से यहां, तो जैसे ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, नीचे डिवाइडेड बाय 10 होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। चलो यहां पर इसको पिकअप करके हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब कैसे आता है? तो देखो भाई, जो हमारी सीरीज थी इसमें डेसीमीटर और सेंटीमीटर साइड बाय साइड है, डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर आता है। तो सी डेसीमीटर के बाद में जब सेंटीमीटर आएगा तो इधर जाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा ना। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बेशक। तो यहां देखो आप, अब यहां पर 1 डेसीमीटर क्यूब है भाई, तो मैंने लिख दिया 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर दिया है क्यूब, तो पूरे को क्यूब कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, आगे हमें मिल गया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 को भी क्यूब कर दो, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब मिल गया यही। ठीक है, तो एक ये कन्वर्जन आपका दिया हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, इंपॉर्टेंट है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे, तो आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज थे हमारे। फ़ारेनहीट को अगर हमें, या डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो दीज वर द फॉर्मूलाज। आई होप कि आपको याद है। सबसे ज़्यादा ये इतना ये यूज़ नहीं आ सकता, लेकिन ये बहुत यूज़ आने वाला है जब हम थर्मोडाइनमिक्स से डील करेंगे। ठीक है, फ़ारेनहीट आपको कन्वर्जन इसीलिए सिखा दिया जाता है क्योंकि भाई मान लो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमारा आंसर भी आ गया है, लेकिन अब जब हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, ऑप्शंस में देखा कि भाई फ़ारेनहीट में ऑप्शंस गिवन है यार, तो उस वक्त हमें कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे अब मैं प्रॉब्लम्स नहीं करवाऊंगी, इस पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी है लेक्चर्स में। बस आप ये फॉर्मूलाज देख लो कि डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस की, यहाँ पर वैल्यू आएगी +32। ठीक है, सही है चीज़। और अगर सिमिलरली हमें फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में करना है तो पूरी क्वांटिटी इस तरफ ले जाओ, केवल डिग्री सेल्सियस रहने दो यहाँ, जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो सिमिलरली डिग्री केल्विन, या नॉट डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर हमें करना है तो कैसे होगा। ठीक है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो वो केल्विन में कितनी हो जाएगी वैल्यू, 273.15। यस, ठीक है, चलिए, तो आई होप यहां तक क्लियर हैं चीजें। अगला देखते हैं। अब आता है क्या, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अगेन, अब हमने इतने सारे कैलकुलेशंस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन आपको क्यों सिखाया गया था, है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है भाई, इस तरह से हमारी वैल्यू, नॉट एन, वेट, इस तरह से हमारी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नंबर हम इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर n हमारा होल नंबर होगा या फिर फ्रैक्शनल भी हो सकता है।
यहां पर जो स्मॉल n में वैल्यू आएगी, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। तो यहां पर जो भी हमारी वैल्यू आएगी, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मान लो इसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दिया 2 × 10⁻⁻5, ठीक है, एक ये रिप्रेजेंटेशन होता है। सिमिलरली अगर मान लो पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, सेम 2 × 10⁵, डिपेंड करता है कि नंबर कैसा है। अगर आपको बोला है कि 0.00097 को भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो कैसे लिखोगे। सिमिलरली 205,000 इस तरह से आपको दे दिया है, इसको आपको किस में लिखना है, किस में लिखना है इसको, साइंटिफिक फॉर्म में, तो कैसे आएगा, इजी है, ठीक है, सीखा था। यहां पर क्या कर लो आप, 1 2 3 3 जीरोस तो आ ही जाएंगे, 10⁻³ तो आ ही जाएगा, साथ ही साथ 205। लेकिन अगर हमें 205 नहीं चाहिए, हमें 2.05 आंसर दिख रहा है, तो फिर पावर कैसे मैनिपुलेट हो जाएगी, इनटू 10⁻, हाउ मच, 5, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी पावर मैनिपुलेट। चलिए इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर है। चलो, तो जो भी हमारा आंसर होता है ना, उसके हिसाब से हम इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आता है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी कॉन्सेप्ट देखा था। क्या बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कितने हम लें, नंबर्स कितने हम कंसिडर करें। अब इसमें कुछ रूल्स पढ़े थे भाई, है ना, कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स, कितने हमें लेने हैं, कितने काम के हैं, which are known with certainty plus 1 which is estimated और uncertain। लास्ट डिजिट तो हमेशा अनसर्टेन रहता है, ये तो हमें पता है, क्लियर है। तो चलो यहाँ पर अब एग्जाम्पल एक बार में पूरे डिस्कस कर लेते हैं। अगर दिया है आपको 2000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे भाई। सिमिलरली 0.001 दिया है तो कितने होंगे, 1.1101 दिया है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। 6.02 × 10⁻23 अगर आपको दिया है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्लियर है। सिमिलरली आप क्या ले लें एग्जाम्पल, 1.0005, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इन सारे डाटाज में। इसमें तो केवल एक होगा क्योंकि नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होता है, बाकी उसके बाद में जितने भी जीरोस हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं, तो इसमें तो एक आ गया। अब इसमें भाई डेसिमल के बाद में जो पहला नॉन जीरो नंबर है सिर्फ वही सिग्निफिकेंट होता है, क्लियर है। अब आगे यहाँ इस वाले में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिमिलरली अगर इसी को मैं 1005 लिख देती हूँ तो भाई आप बोलोगे नॉन जीरो नंबर्स नॉन सिग्निफिकेंट होता है, मतलब जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जब उसके आगे पीछे एक नॉन जीरो नंबर आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक्सपोनेंट वाली पावर अगर है साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास है, तो इसमें केवल और केवल जितने साइंटिफिक नोटेशन की n वैल्यू में नंबर होते हैं सिग्निफिकेंट, उतने ही हमारे आंसर में भी आएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 राइट साइड ऑफ द डेसिमल है, प्लस एक नॉन जीरो डिजिट, लाइक एक नॉन जीरो नंबर आ गया है, तो ये 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गए, इसमें 4 हो गए, क्लियर है इतनी चीज। चलो, तो इस तरह से हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे करते हैं। बाकी अब आता है प्रिसिशन और एक्यूरेसी, एक है छोटा सा कॉन्सेप्ट, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रिसिशन और एक्यूरेसी का मतलब होता है, दो चीजें मैं लिख देती हूं यहां पर और बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, प्रिसिशन एक्यूरेसी। ओके, देखो यहाँ पर प्रिसिशन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स। मान लो इसका हमने क्या किया है कि एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक एक्सपेरिमेंट है, आपने उसकी 3-4 रीडिंग्स ले ली, तो वो जो रीडिंग्स आपको मिली हैं वो आपस में कितनी क्लोज हैं,
अगर आपस में बहुत क्लोज आ रही है ना वो वैल्यूज, मतलब आपकी वैल्यूज प्रिसाइज है या आपका मेजरमेंट बिल्कुल प्रिसीजन के अकॉर्डेंस में है ना। क्या बोला मैंने कि सेम एक्सपेरिमेंट लेकिन काफी सारी वैल्यूज आई, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यूज हमें मिल रही हैं, मिलती जा रही हैं, और वो वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज है, क्लोज वैल्यूज हैं भाई। तो उससे क्या होगा, क्या बोलेंगे कि वो वैल्यूज क्या है, प्रिसाइज हैं। बिल्कुल वही बोला है, प्रिसिशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। आपने एक बार एक वर्नियर कैलिपर्स से कुछ से डायामीटर या लेंथ मेजर करी है, या फिर स्क्रू गेज से आप डायमीटर मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यूज बार बार आपको बिल्कुल पास पास ही मिल रही है, मतलब आपकी वैल्यूज प्रिसाइज हैं, सीधी चीज, ठीक है। सेकेंड चीज, एक्यूरेसी क्या होता है। अब आप तो वैल्यूज निकाले जा रहे हो भाई, लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है, कुछ और है। ट्रू वैल्यू क्या है, कुछ और है, ठीक है। तो उस केस में फिर एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट आता है कि जितनी भी आपने वैल्यूज निकाली हैं इसमें से ट्रू वैल्यू के क्लोजेस्ट जो सबसे वैल्यू, ट्रू वैल्यू के जो सबसे क्लोज वैल्यू होगी वो मानी जाएगी एक्यूरेट वैल्यू। मान लो एग्जाम्पल, प्रिसिशन में आपने जो आपका फर्स्ट डाटा है उसमें आपको मिली है कुछ इस तरह से वैल्यूज 0.02, ठीक है। सेकेंड वैल्यू मिली है 0.0 से, वेट अ मिनट, इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। देखो 10.02, 10.01, थर्ड वैल्यू आपको मिली है 10. से फॉर एग्जाम्पल 10.03 ले लो, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपस में क्लोज है, एज हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो सही है। अब इसमें से आपकी जो एक्यूरेसी या जो ट्रू वैल्यू है वो है 9.09, ठीक है, ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू। तो अब देखो ये जो रीडिंग्स आपको मिली है इनमें से कोई भी वैल्यू इसके आसपास भी नहीं है, तो ये वैल्यूज आपस में तो प्रिसाइज हैं क्योंकि आपस में क्लोज हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है ना, तो ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। प्रिसाइज मानी जाएगी लेकिन एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी। क्लियर है। अब इसको हम एक जो आपका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, इससे समझते हैं कि मेजरमेंट करा है एक स्टूडेंट ने ग्राम्स में, है ना। फर्स्ट में उसको मिला है 1.95, सेकेंड में उसको मिला है 1.93, ठीक है, 1.95 एंड 1.93। ट्रू वैल्यू क्या है भाई, यहां से ट्रू वैल्यू क्या है ये हमें शायद नहीं पता है इसमें। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो स्टूडेंट ए का मेजरमेंट है 1.95, 1.93, ये वैल्यूज आपस में क्लोज है ना भाई, है ना, ये वैल्यूज आपस में तो क्लोज है। तो ये वाली ए वाली जो मेजरमेंट हो गई ये हो गई हमारी प्रिसाइज मेजरमेंट। सेकेंड, इसके केस में क्या होता है, स्टूडेंट ने जो वैल्यूज निकाली है वो है 1.94, 2.05। देखो ये वैल्यूज आपस में तो क्लोज है ही नहीं, आपस में तो क्लोज है ही नहीं, तो ये नॉट प्रिसाइज होंगी, ठीक है। फिर आपकी जो थर्ड वैल्यू है या स्टूडेंट सी ने जो वैल्यूज कैलकुलेट करी है वो है 2.01 और 1.99। अब ये देखो ये वैल्यूज आपस में तो क्लोज है ही, मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट में है, प्रिसाइज मेजरमेंट तो है, साथ ही साथ फिर देखो यहां पर सी फॉर एग्जाम्पल इफ अ ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज 2 ग्राम्स, ठीक है, ट्रू वैल्यू 2 ग्राम्स है ना, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.00 ग्राम्स है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। अब देखो यहां पर ये वाली जो वैल्यूज थी ये आपस में प्रिसाइज थी क्योंकि ये आपस में क्लोज थी, क्लोज है तो प्रिसिजन का क्राइटेरिया ये क्वालिफाई कर रहे हैं। देखो मैं 2 टेबल बना देती हूँ, इसमें प्रिसिजन और एक्यूरेसी को कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है। प्रिसिजन तो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इन दोनों में से एक भी वैल्यूज इसके क्लोज है, नहीं है, तो एक्यूरेट तो नहीं है। सिमिलरली सेकेंड वाले में भाई ये 2 वैल्यूज आपस में क्लोज हैं क्या, नहीं, तो प्रिसिजन तो भूल जाओ, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बहुत दूर है ना, तो एक्यूरेट भी नहीं है। अब स्टूडेंट सी ने क्या किया कि उसकी मेजरमेंट्स कुछ इस तरह से थी कि वो वैल्यूज आपस में तो क्लोज थी, साथ ही साथ ट्रू वैल्यू की भी बहुत क्लोज थी। देखो 2.05 बहुत डिफरेंस हो जाता है, 2.01 और 2.00 कंपेरेबल है, सिमिलरली 1.99 की, तो ये वैल्यूज प्रिसाइज हैं साथ ही साथ एक्यूरेट भी हैं।
तो यही कॉन्सेप्ट है बस प्रिसिशन और एक्यूरेसी का, ठीक है, क्लियर है यहां तक चीज। चलिए अब अगला देखते हैं भाई, मोल कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके मेन एग्जाम में। क्या समझते हैं मोल से, कि मोल है भाई, मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल n से, और ये इसका सिंबल है MOL, MOL इसका सिंबल है, ठीक है। चलो मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब SI सिस्टम में मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज 7th बेस क्वांटिटी फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या पता है इसके बारे में, फटाफट रिवाइज करते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सबसे बेसिक स्टेटमेंट थी, है ना, इतनी ये जो थी भाई बेसिक स्टेटमेंट थी। मोल सिंबल MOL is the SI unit of amount of substance. 1 mole contains these many elementary entities. This number is fixed और इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। Amount of substance symbol N of a system is measure of number of specified elementary entities. अब चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, क्लियर है। अच्छा, मोल कंसेप्ट को हमने और भी कुछ एस्पेक्ट्स में देखा था, जैसे कि क्या हमने देखा था, 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स या Na स्पीशीज, या स्पीशीज कह लो या एंटिटीज कह लो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ग्राम, दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, मोलर मास, मोलर मास कहना ज्यादा एक्यूरेट होगा। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, एंड ये सब किसके इक्वल है, 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट STP, ठीक है, 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट STP। ये चीज, ये हमने पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है मोलर मास का, जो हमने देखा। मोलर मास क्या होता है भाई, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास इन यूनिट्स। जैसे मोलर मास वाटर का 18.02, बहुत ज्यादा प्रिसाइज अगर मेजरमेंट्स आप ले लेते हो तो। मोलर मास सोडियम क्लोराइड का कितना होता है, 58.5। सिमिलरली हमने सारे ही कंपाउंड्स के मोलर मासेस डिस्कस किए थे। H2SO4 का कितना हो जाएगा मोलर मास, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो मोलर मास का कॉन्सेप्ट है वो ये था, या 1 मोल सब्सटेंस का जो भी मास होता है उसको हम मोलर मास बोल देते हैं। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे देखेंगे। अब आता है भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या देखा था हमने, क्या सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिक्वायर्ड होता है ना। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है भाई, किसी भी परसेंटेज मास, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो मास परसेंटेज होता है वो होता है इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास इनटू 100। मान लो आपसे बोला है कि 200 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें बता दो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है। कैसे बताओगे, सीधे क्वेश्चन से सीखते हैं। सीधे क्या है, कैल्शियम का कितना मास है भाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड में 40 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 200 इंटू 100, ये मिल जाएगा हमें कैल्शियम का परसेंटेज, या 2 zeros 2 जा 20%, ठीक है। कैल्शियम का परसेंटेज 20% हमें मिल गया, है ना। तो मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, एक एलिमेंट कैल्शियम एलिमेंट का मास कितना था 40 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का 1 मोल मास कितना था
वेट अ मिनट, मोलर मास बोला है, मोलर मास, एक सेकेंड। मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? इट इज हाउ मच? 100 ग्राम्स होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हो जाएगा हमारा ये 40%। और फिर अगर आपसे 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज पूछा है, 100 ग्राम में 40% है, तो 200 ग्राम में कितना हो जाएगा? यू नो इट ऑल, ठीक है, क्लियर है? इस तरह से हम देखते हैं कि क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम निकालते हैं। परसेंटेज मतलब पर 100 होता है, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट है भाई वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला का। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो चीजें देखी थी। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि ये रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? ये बताता है कि एक्चुअल रेशियो इन विच एलिमेंट्स कंबाइंड, ये हमारा हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है। चलिए, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक हम कैसे आते हैं? सबसे पहली चीज होती है भाई उनका ग्राम मॉलिक्यूलर या इन ग्राम्स पर 100 या 100 ग्राम्स में कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है वो इन ग्राम्स उसका वेट फाइंड करना। मतलब ये आप कैसे कर सकते हो? परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप निकालते हो उसके नंबर ऑफ मोल्स, फिर डिवाइड करते हो बाय सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यस, उसके बाद आपके पास वैल्यू क्या उसके बाद आपके पास क्या आता है भाई? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आ जाता है, फिर जो मोलर मास गिवन होता है क्वेश्चन में, मोलर मास है ना, उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को हम डिवाइड करते हैं और हमें वैल्यू मिलती है काय की? एन की। काय की वैल्यू मिलती है? एन की, है ना। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है भाई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ऊपर आएगा एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऊपर आएगा? क्या ऊपर आएगा? तो आप खुद से सोचो ना यार कि वैल्यू इसकी फ्रैक्शनल थोड़ी आती है ना, क्योंकि अगर मान लो मोलर मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ना, सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो कि सिर्फ बताता है कि हाँ इतनी स्पीशीज हैं, ये एलिमेंट्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल बताता है कि कितनी रेशियो में है हमारी स्पीशीज, तो फिर इसका ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा अपॉन कम, क्योंकि एन की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं चाहिए हमको, होल नंबर में आती है, तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला मास आता है, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आता है। एन की वैल्यू मिल जाती है जिसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करके हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, अब आता है भाई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसी स्पीशीज है जो कि जो हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, तो मेनी अ टाइम रिएक्शंस आर कैरीड विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट दैन रिक्वायर्ड। एक केमिकल रिएक्शन में जो हमारी क्वांटिटी ली गई है किसी भी रिएक्टेंट की, वो उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है रिएक्शन जल्दी हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करता है, लेकिन उतनी रिक्वायर्ड है नहीं। तो ऐसी स्पीशीज जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाती है रिएक्शन में, सी द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। कंज्यूम मतलब खत्म हो जाता है। आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। मतलब ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो पहले खत्म हो गया है, ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि अकेला अगर एक रिएक्टेंट बचा तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। यही चीज है, यही बात है। ठीक है, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि पहले कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में और
प्रोडक्ट का फेट डिसाइड करता है कि वो कितना बनने वाला है, ठीक है। तो जब भी कैलकुलेशन, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम करते हैं, हम हमेशा पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं और फिर प्रोडक्ट का कितना बना है प्रोडक्ट वो बताते हैं। अगेन क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन यही है भाई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो गया है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसलिए जब भी स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमेशा पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना चाहिए, ठीक है। हेंस द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है इतनी चीजें? और भाई और हमेशा जो स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं वो हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ ही प्रोसीड करते हैं। मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने क्या किया है, किसी भी स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन को हम करने जा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब है ये कुछ आपकी वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, देखते हैं, लेट अस स्टडी। सबसे पहला है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। तो गिवन वेट अपॉन टोटल वेट इन 200 हो जाता है मास परसेंटेज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन कैसे पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन कैसे स्टडी किया था? मोल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से हमने स्टडी किया था कि एक बीकर है, इसमें ए के भी मोल्स हैं, बी के भी मोल्स हैं, सी के भी मोल्स हैं, है ना। ए के भी हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं। अब हमें पता करना है अमाउंट ऑफ ए कितना प्रेजेंट है या ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, तो वो हम मोल फ्रैक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? अगर ए का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स। ये हमें दे देता है क्या? मोल फ्रैक्शन। बी का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एनटी से मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और हमेशा ये जो लाइक ठीक है, इतना काफी है, ओके। तो आपको चाहे ए के फाइंड करने हो, ये क्या बताता है हमें? मोल फ्रैक्शन हमें बताता क्या है कि कितने फ्रैक्शन या कितना बी का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है इस टोटल वॉल्यूम में, या ए का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है इस टोटल वॉल्यूम में। ये चीज हमें पता चल जाती है। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे। सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोलैरिटी है और वहीं दूसरी तरफ क्या है भाई? मोलैलिटी। ओके, तो ये दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम और डिस्कस कर लेंगे। मोलैलिटी, चलिए मोलैरिटी क्या था भाई? मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर्स में। अगर वॉल्यूम लीटर्स में नहीं है तो ऑन दी अदर हैंड मोलैलिटी की जब बात आती है, एक सेकेंड, इसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल एम से करते हैं और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मोलैलिटी की बात आती है तो मोलैलिटी के केस में हम क्या बोलते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, प्रेजेंट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, इसको हम मोलैलिटी बोलेंगे, या बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलार सोल्यूशन है। क्लियर है चीज? फर्दर इसके कुछ वेरिएशंस देखे थे, क्या वेरिएशंस थे चेक करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को ही हमने डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स किसी भी स्पीशीज के हम कैसे फाइंड करते हैं? इज गिवन वेट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, तो वही उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? या अगला फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या हो जाएगा?
will be given mass of solute, of course in grams, upon molar mass of solute into volume of solution in liters. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ऑन दी अदर हैंड मोलालिटी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन सेम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये दे देगा हमें n की वैल्यू, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, क्लियर है. अगर ये केजी में गिवन नहीं है तो ऊपर फिर 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो वाला फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूं. अगर इन ml है, यही डाटा इन ml है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब ये वाला फिर इसको रिप्लेस कर देगा टर्म. ठीक है, तो ये भाई है आपका मोलारिटी और मोलालिटी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, क्लियर है. चल, बाकी चीज़ें आपको पता है, पढ़ चुके हैं हम सारी. तो ये था कुछ समरी फॉर्मेट में आपका चैप्टर. चलिए, बाकी आपको कोई भी लेक्चर देखना हो बेसिक कंसेप्ट्स का या कोई भी और चैप्टर का, तो सीधे आपको magnetbrains.com पर जाना है. आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा. अपना कोर्स चूज करेंगे तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा. बाकी ये है इंडियाज नंबर 1 चैनल जहां पर 100% फ्री एजुकेशन आपको मिलता है. सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. ऐसा नहीं है बेटा कि आपने 3-4 वीडियो लेक्चर्स देखे या डीपीपी डाउनलोड कर ली तो आपसे कोई सब्सक्रिप्शन मांगा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सभी कुछ बिल्कुल 100% फ्री है विद इफेक्टिव कंटेंट. बाकी आप अपना जो सब्जेक्ट चूज करेंगे डिजायर्ड कोर्स में से, तो आपके पास पूरा वीडियो कोर्स इस तरह से आ जाएगा सिंगल स्क्रीन में, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, चैप्टर वाइज, प्रीवियस मतलब जितना भी हमने कवर किया सभी कुछ मिल जाएगा इन सिंगल विंडो. वॉच नाउ पर टैप करेंगे तो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा. डाउनलोड नाउ पर टैप करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस. ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का सेशन आपके साथ, और सारा का सारा कोर्स बिल्कुल 100% फ्री है. ठीक है, चलिए, ओके. एंड दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल. आपको कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी चीज़ का कंटेंट देखना है, सीधे magnetbrains.com पर जाएंगे एंड अपना कोर्स सिलेक्ट करके कंटेंट एक्सेस कर लेंगे. ठीक है, चलिए, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन. मिलते हैं अगले सेशन में.